बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। गद्यांश पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना है, कहानी कैसे लिखना है, जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है, प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है और निबंध कैसे लिखना है, पूरा एकदम डिटेल्स में अच्छे से बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप 95 प्लस अंक लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। समझ लीजिए, रामबाण क्लास साबित होने वाली है। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 100 का। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है मेरे प्यारे बच्चों, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। अंतराल, त्रिशंकु, तट की खोज, वागधारा। तो वागधारा जो है मेरे प्यारे बच्चों वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। अब यहाँ पर देखिए त्रिशंकु, त्रिशंकु किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय की। और अंतराल मोहन राकेश की रचना है। तट की खोज हरिशंकर प्रसाई की रचना है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद 1 का खा है मेरे प्यारे बच्चों, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना नहीं है। चारु चंद्रलेख, बाजे पायलिया के घुंघरू, अरे यायावर रहेगा याद, नई पीढ़ी के विचार। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की ये तीनों रचनाएं हैं। चारु चंद्रलेख नहीं है, चारु चंद्रलेख हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 1 का ग नंबर है, आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित्य योजना के लेखक हैं। हरिशंकर प्रसाई, मोहन राकेश, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित्य योजना के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद 1 का घ नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, हरिशंकर प्रसाई की रचना है। कल्प वृक्ष, धरती के फूल, मेरे विचार, तब की बात और थी। तो तब की बात और थी ये हरिशंकर प्रसाई की रचना है। कल्प वृक्ष वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। धरती के फूल कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है और मेरे विचार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की है। इसके बाद अंगा है, रेखाचित्र पर आधारित रचना है। तो मेरे प्यारे बच्चों अतीत के चलचित्र ये महादेवी वर्मा का है और ये रेखाचित्र पर आधारित रचना है, तो यहाँ पर यही सही हो जाएगा। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाखा दत्त की है, विशाख दत्त की है। साहित्य लोचन ये मेरे प्यारे बच्चों बाबू श्याम सुंदर दास की है और घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक है राहुल सांकृत्यायन। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 2 का है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है सराहपा को। मेरे प्यारे बच्चों हिंदी साहित्य का प्रथम कवि सराहपा को माना जाता है। फिर है 2 का खा, कामायनी में सर्गों की संख्या है 12, 14, 15 और 17। तो मेरे प्यारे बच्चों कामायनी में 15 सर्ग हैं। ठीक है, कितने हैं? 15 सर्ग हैं। कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का है। इसके बाद ग नंबर है, सुमित्रानंदन पंत को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था। लोकायतन पर, चिदम्बरा पर, पल्लव पर, कला और बूढ़ा चांद पर। सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार कला और बूढ़ा चांद पर मिला था। लोकायतन पर मिला था कौन सा पुरस्कार? पद्म भूषण पुरस्कार। और चिदम्बरा पर मिला था सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार। और यहाँ पर पल्लव भी सुमित्रानंदन पंत की रचना ही है। ठीक है। इसके बाद घ नंबर है, सामधेनी काव्य के रचयिता हैं। सामधेनी काव्य के रचयिता है मेरे प्यारे बच्चों रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, सामधेनी काव्य के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद में अंगा नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है। ऐसा कोई घर आपने देखा है, ये अज्ञेय की रचना है। पृथ्वी पुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल की है और स्वर्ण किरण सुमित्रानंदन पंत की रचना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का होता है, 5 प्रश्न गद्यांश के नीचे रहते हैं, 2-2 अंक के। तो गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। तो मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि पृथो अहम पृथव्या, भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। तो जहाँ पर आपको मातृभूमि शब्द दिख जाए, ठीक है, जन शब्द दिख जाए,
पृथ्वी शब्द दिख जाए तो वहाँ पर समझ लीजिएगा कि ये पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो यहाँ पर देख सकते हैं, लिखेंगे उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। इसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों। तो व्याख्या किसकी करना है? व्याख्या करना है पृथ्वी भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे लिखना है। तो लिखेंगे, जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती है, उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है। इसके धूल से हम खेल कर बड़े होते हैं, इसकी हवा में हम सांस लेते हैं। पृथ्वी एक माता के समान हमारा पालन पोषण करती है, अतः पृथ्वी एक माता के समान है और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो अभी आप पैराग्राफ में पढ़े थे, यदि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। फिर अगला है, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर किसकी रचना करते हैं? तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र के स्वरूप को संपादित करते हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा मनुष्य के कारण ही प्राप्त करती है। इसके बाद है अथवा वाला, देखते हैं। ठीक है, 2 पूछता है, आपको 1 करना रहता है। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर है, जितना भी रहस्यमय है, जितना भी अलंकारमय है, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रूच का ही प्रतीक जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। उसके रक्त के संचार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्धि हुई थी, वह सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और मदनोत्सव की धूमधाम में मिट गए। ठीक है। तो उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर अशोक शब्द से ही पता चल रहा है कि ये अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है? चलिए पढ़ लेते हैं इसको। उसके रक्त के संचार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्धि हुई थी, वह सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और उत्सव की धूमधाम भी मिट गई। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे लिखना है। लेखक का कहना है कि संसार का नियम है कि जो वस्तु अथवा परंपरा है वह समय के साथ परिवर्तन होता ही है। कुछ समय पश्चात उसके स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन होकर वह एक भिन्न रूप में हमारे सामने होती है। यही बात संस्कृत के संदर्भ में भी होती है। यही कारण है कि कभी सम्राटों और सामंतों ने जिस विलासी और चाटुकार संस्कृत को जन्म दिया था, वह मन को लुभाने वाली और व्यक्ति को उन्मत्त करने वाली संस्कृति धीरे धीरे समाप्त हो गई। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, सामंत सभ्यता की परिष्कृत रूच का प्रतीक कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों, सामंत सभ्यता की परिष्कृत रूच का प्रतीक है अशोक का वृक्ष। लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी? तो अभी आपने पढ़ा था, लेखक के अनुसार लाखों करोड़ों व्यक्तियों की उपेक्षा से सामंतवाद समृद्ध हुई थी। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आज उस सामंत सभ्यता की क्या स्थिति है? तो लेखक के अनुसार आज उस सामंती सभ्यता की स्थिति यह है कि वह उखड़ गए हैं, उनका समाज ढह गया है और उनके विलासितापूर्ण जीवन की धूमधाम मिट गई है। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भी 10 अंक का है। तो कान दूत केंद्रो ब्रह्मदूत पधारे आप। गोपिया उद्धव से कहते हैं, उद्धव आप श्री कृष्ण के दूत बनकर आए हैं या ब्रह्मदूत बनकर आए हैं? धारे प्रण फेरन को मत ब्रजबारी की। आपने तो मुझ ब्रजबालाओं की बुद्धि को पलटने का ठेका ले लिया है। कहे रत्नाकर जी कहते हैं, फिर गोपिया कहती हैं, पे प्रीत रीत जानत न, आप प्रेम की रीत को नहीं जानते हैं। ठानत अनीत नीत ले अनाड़ी की, और आप अनाड़ियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। मान्यो हम कान ब्रह्म एक ही है, कहो जो तुम। आपने जो कहा मैंने मान लिया कि कान यानी ब्रह्मदूत और श्री कृष्ण एक ही हैं। तो हूँ हमें भावती ना भावना अन्यारी की, फिर भी हमें श्री कृष्ण से अन्यत्र भावना अच्छी नहीं लगती। जई हैं बनी बिगड़ ना बारिती बरित की, बूंदता बिलई है बूंद विवश बिचारी की। यदि जल की एक बूंद को समुद्र में मिला दिया जाए, ठीक है, तो समुद्र का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, लेकिन अगर समुद्र से एक बूंद निकाल लिया जाए तो उस बेचारी बूंद का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? उपयुक्त पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम। तो पाठ का नाम उद्धव प्रसंग है। ठीक है। लेखक का नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर। 2 अंक मिलेंगे। फिर है, गोपिया ने किसे और क्यों अनारी कहा है? मेरे प्यारे बच्चों, तो गोपियों ने कान्हा को अनारी कहा है क्योंकि ये उनकी प्रेम भावना और निस्वार्थ प्रेम को नहीं समझ पाई। गोपियों का मानना था कि कान्हा ने उन्हें धोखा दिया है, इसलिए वे उन्हें अनाड़ी मानती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अनीति और भावत शब्द का अर्थ। तो अनीति का अर्थ है अन्याय या गलत तरीके से, और भावत का अर्थ है प्रेम करना या मनाना, मानना। ठीक है। अगला है, कान दूत केंद्रो ब्रह्मदूत पधारे आप पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो कान दूत केंद्रो ब्रह्मदूत पधारे आप पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है।
जिसमें दूत और पधारे शब्द का समान ध्वनि का प्रयोग किया गया है। ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या मैंने पूरी बता दिया था, वैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। व्याख्या किसकी करना है, यहाँ पर जो 2 लाइन ऊपर वाली हैं उसकी करना है, और मैंने पूरी व्याख्या बता दिया है। फिर अथवा वाला देखते हैं, क्योंकि इसमें भी 2 पूछता, एक करना रहता है। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तज कर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध है तू शिशु उस अभी नादान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी आधार। उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम, तो शीर्षक है अभिनव मनुष्य और लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या आपको बता देते हैं पूरे की। ठीक है। कैसे लिखना है, कवि ने मानव को विज्ञान के प्रति सचेत किया है। उन्होंने यह कहा है कि विज्ञान नहीं, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मानव को किसके प्रति सचेत किया है, तो कवि ने मानव को विज्ञान के प्रति सचेत किया है। उन्होंने कहा है कि विज्ञान की शक्ति और उसके उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यह न केवल ज्ञान का स्रोत है बल्कि इसमें खतरनाक पहलू भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान रूपी तलवार के संदर्भ में कवि ने क्या कहा है, तो कवि ने कहा है कि विज्ञान तलवार के समान है, तो मनुष्य को इसे छोड़ देना चाहिए क्योंकि वह अभी नादान है। विज्ञान के साथ खेलने का साहस नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी धार तीखी है और यह अंगों को काट सकती है। इससे यह संकेत मिलता है कि विज्ञान का उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस एवं अलंकार का नाम लिखिए। तो इसमें वीर रस है, क्योंकि कवि ने विज्ञान के महत्व और सावधानी के साथ इसके उपयोग को दर्शाया है। उपमा अलंकार है, विज्ञान को तलवार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद है 5 का कार्य। निम्नलिखित में से किसी एक का लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है और 5 अंक का होता है। वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और हरिशंकर प्रसाई। तो इसमें से हम वासुदेव शरण अग्रवाल का आपको साहित्यिक परिचय लिखना बता रहे हैं, कैसे आपको लिखना है ताकि पूरे अंक मिले। ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालना है मेरे प्यारे बच्चों, जीवन परिचय। इसमें लिखना है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक गाँव में हुआ था। उनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः उनका बचपन लखनऊ में ही बीता। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय के बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। हिंदी साहित्य के सेवा में लीन यह महान व्यक्ति 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में भारत माता के चरणों में हमेशा के लिए सो गया। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय। ठीक है। इसमें लिखना है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्य प्रारंभ किया। यह लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। इन्होंने साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपने अध्यापन का विषय बनाया। इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशी शब्दों का भी प्रयोग किया है। यह केवल एक गद्य लेखक ही नहीं बल्कि काव्य प्रेमी भी थे। इसके बाद हेडिंग डालेंगे रचनाएं। क्या रचनाएं, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने निबंध संग्रह, शोध तथा संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। उनकी रचनाएं निम्नलिखित है। हेडिंग डालेंगे निबंध संग्रह, तो कल्प वृक्ष, कल्पलता, पृथ्वीपुत्र, वाग्धारा, वेद विद्या आदि। शोध ग्रंथ में पाणिनिकालीन भारत, संपादन में पद्मावत और हर्षचरित। ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है जीवन परिचय। ठीक है, तभी आपको पूरा अंक मिलेगा। इसके बाद है खा नंबर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हैं, उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। शब्द में लिखना है कितने, 80 और 5 अंक का है। भारतेंद्र हरिचंद, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो इसमें से हम जयशंकर प्रसाद का आपको लिखना बताएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। तो उत्तर नंबर 5 का खा का तीसरा, जीवन परिचय डालेंगे हेडिंग। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इन्होंने आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में अल्पायु में है इस महान साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। इसमें लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी को समृद्ध किया। जयशंकर प्रसाद जी एक कवि ही नहीं, यहाँ पर कवि रहेगा, कवि ही नहीं बल्कि नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार तथा निबंधकार भी थे। उनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है। यह अनेक विषयों तथा भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। रचनाएं, आंसू, लहर, झरना, कामायनी, आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप, एक घूट, कामना, कंकाल, तितली, इरावती। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों है 6 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है, पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। 80 शब्द में लिखना है, 5 अंक का है। ठीक है, तो मैंने इसका वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप लोग चैनल पर जा करके देख सकते हैं।
अथवा कहानी तत्वों के आधार पर खून का रिश्ता अथवा लाठी कहानी की समीक्षा कीजिए। ठीक है। 7 नंबर है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है और 5 अंक का है। ठीक है। अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग खंडकाव्य रहता है, तो आप लोग इसको तैयार करेंगे। हम हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच से, तो यहाँ पर चलता है श्रवण कुमार। इसी तरह अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग खंडकाव्य रहता है, तो इसे आप तैयार कर लेंगे। ठीक है। खंड खा, इसमें 8 का नंबर है मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का होता है, 2 अंक संदर्भ का, 5 अंक अनुवाद का। तो चलिए देखते हैं। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य चा और अन्य, भास भारवी, भवभूत देव माने भवभूत आदि, महाकवि माने महाकवि, शौकीय माने अपने, ग्रंथ रत्न माने ग्रंथ रत्न से, अद्यापि माने आज भी, पाठका नाम माने पाठकों के, हृदय माने हृदय में, विराजनते माने विराजमान है। यानी संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य, भास भारवी, भवभूत आदि महाकवि अपने, ग्रंथ रत्न से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। यमेव भाषा आसाम भी, यह भाषा हमारे माता के समान। सम्माननीय माने सम्माननीय, वंदनीय चा वंदनीय है। ठीक है। यह तो भारत माता, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, उसकी गौरव और अखंडता, संस्कृत की एकता, संस्कृत एवं माने संस्कृत से ही सुरक्षित माने सुरक्षित, शक्यंते माने रखी जा सकती है। यम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमः श्रेष्ठा चास्त, यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। तथा सुषुप्तम, इसलिए ठीक ही कहा गया है कि भाषासु मुख्य मुद्रा दिव्या गीवाण भारती, की भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य संस्कृत भाषा है। संदर्भ कैसे लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत भाषा महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। ये रहा अनुवाद, आप देख सकते हैं। इसके बाद 2 पूछता है, एक तो अथवा वाला भी देख लेते हैं। ठीक है। यदः अयम षोडशाह वर्ष देशीय आसीत, जब वे लगभग 16 वर्ष के थे। यदा अयम, जब वह 16 वर्ष देशीय माने 16 वर्ष के आसीत माने थे। तदस्य कन्यसी भगनी विसूचकाया पंचत्वम गता, तो इनकी छोटी बहन की मृत्यु हैजे से हो गई। तो इनके, तदस्य माने इनके, कन्यसी माने छोटी बहन की मृत्यु। ठीक है। पंचत्वम गता माने मृत्यु होता है, मृत्यु हैजे से हो गई। ठीक है। वर्ष त्रयो अंतरमस पितृव्यो अपि दिवंगता, और 3 वर्षों के उपरांत इनके चाचा भी स्वर्ग सिधार गए। इसके बाद आगे लिखेंगे, द्रयोर्नयो मृत्यु दृष्टवा आसीदस्य मनसि कथम अहम कथम वायम लोकम मृत्यु भयात मुक्त सैदीति। तो इन दोनों की मृत्यु देख इनके मन में प्रश्न उठा कि मृत्यु के भय से कैसे मुझे और कैसे इस जग को मुक्ति मिल सकती है। ठीक है। यानी जब ये लगभग 16 वर्ष के थे तब इनकी छोटी बहन की मृत्यु हैजे के कारण हो गई थी। इन तीनों के उपरांत जब ये लगभग 16 वर्ष के थे तब इनके छोटी बहन की मृत्यु हैजे से हो गई। 3 वर्षों के उपरांत इनके चाचा भी स्वर्ग सिधार गए। इन दोनों की मृत्यु देख इनके मन में प्रश्न उठा कि मृत्यु के भय से कैसे मुझे और कैसे इस जग को मुक्ति मिल सकती है। ठीक है। आगे लिखेंगे, चिंतयतः एवास्य हद सहस्यो वैराग्य प्रदीपा प्रज्वलिता। ऐसा विचार करते हुए इनके हृदय में अचानक वैराग्य का दीपक जल उठा। एकस्मिन् दिवसे अस्तगते भगवत भास्वत मूल संक्रम ग्रहम ताजयत, और एक दिन भगवान सूर्य के अस्त होने के उपरांत मूल शंकर ने घर को छोड़ दिया। ठीक है। आपको ऐसे इसका अर्थ लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं संदर्भ कैसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के महर्षि दयानंद नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर अनुवाद आप देख सकते हैं। फिर खा नंबर है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का है। वर्ष परवेगा विपुला पतंति, प्रवाहंति वाता समदूर्ण वेगा, प्रनष्टकूला प्रवाहंत शीघ्रम नद्यो जल विप्रतिपन्न मार्गा। तो इसका अर्थ देखेंगे, वर्ष परवेगा विपुला पतंति, यानी वर्षा की अधिक झड़ी पड़ रही है। ठीक है। वर्ष परवेगा माने वर्षा की अधिक, विपुला माने अधिक होता है, और विपुला माने झड़ी, पतंति माने पड़ रही है, यानी वर्षा की अधिक झड़ी पड़ रही है। प्रवाहंति वाता समदूर्ण वेगा, और तेज हवा बह रही है। ठीक है। और तेज हवा बह रही है। प्रनष्ट कूला प्रवाहंत शीघ्रम नद्यो जल विप्रतिपन्न मार्गा, यानी किनारों को तोड़कर, प्रनष्ट कूला किनारों को तोड़कर,
विप्रतिपन्न मार्गा, अपना रास्ता बदलकर। नद्यों माने नदियाँ, जलम माने जल को, शीघ्र माने तेजी से, प्रवाहंती माने बहा रही। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के ऋतु वर्णम नामक पाठ के वर्षा खंड से अवतरित है। यहाँ पर अनुवाद देख सकते हैं। इसके बाद अथवा वाला देखते हैं। अर्ध दानो वैरणः गिरजया अर्ध शिवासतम, यानी भगवान शिव का आधा भाग पार्वती ने ले लिया। अर्ध दानो वैरणः, और भगवान शिव का आधा भाग दानवों के शत्रु विष्णु ने ले लिया। ठीक है। देवथ्यम जगती तले पुरा हरा भाव समुन्नत, इस प्रकार भूतल पर यानी पृथ्वी तल पर, इस प्रकार भूतल पर पुरा हरा भाव माने शिव की कमी होने से गंगा सागरम माने गंगा सागर में, चंद्रकला अम्बरम माने आकाश में। ठीक है। नागादिप माने शेषनाग, क्षमातलम माने रसातल में चला गया। सर्वज्ञत्वम अधीश्वरतम गतम, सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में आ गई। त्वम मातु भिक्षाटनम, और भिक्षाटन मुझे मिल गया। यानी भगवान शिव का आधा भाग पार्वती ने ले लिया और आधा भाग दानवों के शत्रु विष्णु ने ले लिया। इस प्रकार से हे राजन, पृथ्वी तल पर पूरी तरह से शिव का अभाव दिखाई देने से गंगा सागर में, चंद्रकला आकाश में और शेषनाग रसातल में चला गया। सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में चली गई और भिक्षाटन मुझे मिल गया। तो लिखेंगे संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के भोजस्योदार्यम नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 अंक का होता है। प्राची कीदर्शी अभवत, 2 प्रश्नों का करना रहता है। तो प्राची पिंगा अभवत। का भाषा आसाम भी मातृ सम्माननीय, संस्कृत भाषा आसाम में मातृ सम्माननीय रहेगा। ठीक है, माननीय नहीं सम्माननीय। वर्षा काले नागेंद्र कीर्दशा भवंती, तो वर्षा काले नगेंद्र रम्या भवंती। इसके बाद है 10 का क ख और गा, इसमें रस अलंकार छंद है 6 अंक के, 2-2 अंक के। श्रृंगार रसवता, बीभत्स रस, यमक अलंकार अथवा उपमा अलंकार, दोहा छंद अथवा कुंडलिया छंद। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि अगर आप अभी तक रस नहीं पढ़े हैं, रस अलंकार छंद, तो बताएंगे तो हम वीडियो बना देंगे। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। साहित्य समाज का दर्पण है, राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका, आतंकवाद मानवता के विकास में बाधक है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। 9 नंबर का है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद है 12 का पहला क्या कह रहा है, नयनम का संधि विच्छेद क्या होता है, ने प्लस अनम। इसके बाद है कला विव का संधि विच्छेद है, तो कला विव का संधि विच्छेद होता है कलो प्लस यू। इसके बाद है वृद्धा का संधि विच्छेद, तो वृद्धा का संधि विच्छेद क्या होगा, वृद्ध प्लस अधा, क्या होगा, वृद्ध प्लस धा। ठीक है। इसके बाद में है खा नंबर, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक पद का समास का नाम लिखे। तो अनुरूपम, अनुरूपम में समास है अव्ययीभाव, श्रेष्ठ पुरुषा में तत्पुरुष समास है और मीनाक्षी में कर्मधाराय समास है। ठीक है। इसके बाद है 13 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। 8 अंक का है। ठीक है। इसके बाद है 14 का पहला, ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। तो धीमान, क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, धीमान। तो धीमान में धी प्रत्यय है, क्या है, धी प्रत्यय है, और नहीं धी धातु है और मतुप प्रत्यय है, क्या है, मतुप प्रत्यय है। पठनियम में पठ धातु है और अनियर प्रत्यय है, क्या है, अनियर प्रत्यय है। और धनवती में धन शब्द है, क्या है, धन शब्द है और मतुप प्रत्यय है। ठीक है। इसके बाद आगे पूछ रहा है दूसरा, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखे। तो विद्यावती में मतुप प्रत्यय है। ठीक है। और श्रीमती में भी मतुप प्रत्यय है और लघुता में तल प्रत्यय है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद है खा नंबर, क्या कह रहा है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति से संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। 2 अंक का है। आकाशा छात्रे सम स्नाति, तो हम आपको बता देते हैं जहाँ पर ये इसमें जो है सूत्र कौन सा लगेगा, साह युक्ते प्रधाने। ठीक है, साह युक्ते प्रधाने सूत्र से इसमें तृतीया विभक्ति है। साह युक्ते प्रधाने सूत्र से कौन सी विभक्ति है, तृतीया। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या मिलेगा, साह शब्द मिल जाए। ठीक है, क्या मिल जाए, साह शब्द मिल जाए, साकम शब्द मिल जाए, क्या मिल जाए, साकम शब्द मिल जाए, और सार्धम शब्द मिल जाए, सार्धम, और समम शब्द मिल जाए, क्या मिल जाए, समम शब्द। तो यहाँ पर देखिए समम शब्द है। ठीक है, तो आपको इससे पहचान जाना है, साह शब्द मिल जाए, साकम शब्द मिल जाए, समम और सार्धम, इतने शब्द मिल जाए तो समझ जाइएगा कि तृतीया विभक्ति है। इसमें कौन सी विभक्ति है मेरे प्यारे बच्चों, तृतीया विभक्ति। इसके बाद है श्री गणेशाय नमः, तो यहाँ पर नमः शब्द दिख जाए, सूत्र है नमः स्वस्थ, ठीक है, स्वाहा, स्वधा, ठीक है, स्वधा, अलम, अलम, और वसट,
वसट, इसमें ये सूत्र है, ठीक है। नमः स्वस्त स्वाहा स्वधा, ठीक है, अलम और वसट, इसके योग से कौन सी विभक्ति होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो चतुर्थी विभक्ति मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, चतुर्थी विभक्ति होगी, ठीक है। फिर है अगला, देखिए, माँ तो हृदय कन्या प्रत स्निग्ध भवत, तो यहाँ पर प्रति आया हुआ है, तो जहाँ पर मिल जाए क्या? अभिता शब्द। ये सूत्र है अभिता, परिता, समया, निक्सा, हा, प्रति, योगे अप। तो अभिता, परिता, समया, निक्सा, हा, प्रति, योगे अप से कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति। तो यहाँ पर देखिए प्रति शब्द मिला है। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा है? तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।